हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा आज आपको अपनी लिखी एक कहानी सुना रही हूँ। इस कहानी की नायिका है अर्पिता नाम की एक लड़की। अर्पिता की शादी होती है और कुछ महीने बाद ही अर्पिता का पति विशाल उसके संग मारपीट करना शुरू कर देता है। मारपीट की ये बात अर्पिता अपने माता पिता से छुपाती है। कुछ वर्षों तक ये मारपीट का सिलसिला यूं ही चलता रहता है। अर्पिता अपने माता पिता को कुछ नहीं बताती, लेकिन इस मारपीट से तंग आकर आखिर में वो एक फैसला लेती है। वो फैसला क्या है, सुनिएगा। अर्पिता अपने माता पिता की इकलौती संतान है। अर्पिता की शादी का 1 साल हो चुका है और अब अर्पिता माँ बनने वाली है। नाना नानी बनने की खुशी ने अर्पिता के माँ बाप के अकेलेपन को मानो अभी से किलकारी ने गुलजार कर दिया है। एक शाम अर्पिता अपने पति विशाल के साथ मायके आती है। अर्पिता बहुत गुमसुम लग रही है। उसके माथे पर चोट का निशान देख उसकी माँ चिंतित हो गई। पूछने पर अर्पिता ने बताया कि 3 दिन पहले उसका पैर बाथरूम में फिसल गया था। ये उसी चोट का निशान है और उसका पैर बाथरूम में कुछ इस तरह फिसला कि किलकारी गूंजने से पहले ही मौन हो गई। अर्पिता बहुत उदास है मम्मी, कुछ दिन आप लोगों के साथ रहेगी तो जल्दी संभल जाएगी, अर्पिता के पति विशाल ने अर्पिता के माता पिता से कहा। हाँ बेटा, तुमने ठीक किया जो इसे यहाँ ले आए, अर्पिता की माँ ने बेटी की चोट को देखते हुए कहा। अरे अर्पिता, तुम कब आई, कैसी हो? अगली सुबह काम वाली सावित्री ने अर्पिता को देखते ही पूछा। कल ही आई हूँ, तुम कैसी हो दीदी? अर्पिता ने भी सावित्री से पूछा। सावित्री अर्पिता से 5 साल ही बड़ी थी। हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी। बहुत ही व्यवहार कुशल अर्पिता उसे दीदी कहती है। दोनों की खूब बनती है। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ दीदी, लेकिन तुम्हारे ये चोट कैसे लगी? सावित्री ने अर्पिता से पूछा। वो बाथरूम में गिर गई थी, कहकर अर्पिता उसके सामने से हट गई। धीरे धीरे अर्पिता की तबीयत में सुधार होने लगा। फिर एक दिन विशाल आया और अर्पिता उसके साथ चली गई। उसके बाद फोन पर अर्पिता से माँ बाप की बात होती रही। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। 6 माह बाद अर्पिता एक बार फिर विशाल के साथ अपने माँ बाप के दरवाजे पर थी। इस बार हाथ में प्लास्टर चढ़ा था। पूछने पर पता चला कि स्कूटी चलाना सीखते समय ये हादसा हो गया है। अर्पिता कुछ दिनों के लिए फिर अपने मायके आ गई थी। माँ ने नोटिस किया कि शादी के पहले तक चहकने खिलखिलाने वाली अर्पिता अब बुझी बुझी सी रहने लगी है। किसी चीज में रुचि भी नहीं दिखाती। माँ ने कुरेदना चाहा, कुरेदा भी, मगर उन्हें कुछ वजह दिखी ही नहीं। अर्पिता ने बताया कि सब कुछ ठीक है माँ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अर्पिता का जवाब सुनकर माँ संतुष्ट हो गई। अरे बाबा, ये प्लास्टर कैसे? सावित्री ने अर्पिता को प्लास्टर चढ़ी हालत में देखते ही पूछा। वो सावित्री दीदी, मैं स्कूटी सीखते समय गिर गई थी, अर्पिता ने सावित्री को बताया। लो, खामखा की परेशानी में पड़ गई तुम, कहते हुए सावित्री ने अर्पिता के मुंह की ओर देखा तो अर्पिता नजरें चुराती हुई नजर आई। शादी के पहले अर्पिता मात्र सावित्री से ही खुलकर बोल पाती थी। सावित्री और अर्पिता खूब चटर-पटर बातें करते थे, मगर अब अर्पिता जैसे बात करना ही भूल गई है। इस बार भी ठीक हो जाने पर अर्पिता वापस विशाल के साथ चली गई। कुछ महीने बाद, उड़ी बाबा, अब पैर में क्या हो गया? ऐसे लंगड़ा क्यों रही हो अर्पिता? लंगड़ाती हुई अर्पिता को मायके में आया देख सावित्री एक बार फिर उसके सामने प्रश्नों की दीवार लेकर खड़ी हो गई। वो दीदी सीढ़ियों पर से फिसल गई थी। बारिश के कारण सीढ़ियां गीली थी, ध्यान नहीं दिया और पैर मुड़ गया, मोच आ गई, अर्पिता ने उत्तर दिया। ओह, बहुत बुरा हुआ। अच्छा, अंकल आंटी कहाँ हैं? सावित्री ने पूछा। मम्मी पापा मंदिर गए हैं, अर्पिता ने बताया और अपने कमरे में जाने लगी। अर्पिता, चाय पियोगी? सावित्री ने पूछा।
बना लीजिए दीदी, साथ में अपनी भी। अर्पिता मुस्कुरा दी। चाय सुड़कते हुए सावित्री ने पूछा, अर्पिता एक बात बताओ, ये चोटें आपके अक्सर लगा करती हैं ना? मतलब? अर्पिता सकपका गई। मतलब चोटें हमेशा आपको ही लगती हैं या विशाल साहब भी कभी सीढ़ियों से गिरते हैं? सावित्री ने अपना कथन स्पष्ट किया। क्या क्या कहना चाह रही हो तुम? भला विशाल सीढ़ियों से क्यों गिरेंगे? अर्पिता तेज स्वर में बोली। अच्छा, तो फिर स्कूटी से, बाथरूम में, कहीं तो वहां भी गिरते होंगे, कभी तो उनके भी चोटें आती होंगी। सावित्री ने अपने प्रश्न को विस्तार दिया। नहीं, वो कभी नहीं गिरते। अर्पिता तमतमा गई। हा। सावित्री हंसी और बोली, तब तो आप सारी जिंदगी गिरने के लिए तैयार हो जाओ, फिर किसी दिन सचमुच का एक्सीडेंट कराकर दुनिया से चलती बनना। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? ये क्या बोल रही हो सावित्री दीदी? अर्पिता सर से पांव तक सिहर उठी थी। सावित्री ने कहा, पहले मैं भी ऐसे ही जब देखो तब यहाँ से कभी वहां से गिरती ही रहती थी, मगर जब से मेरे पति सीढ़ियों से गिरने लगे तब से मेरा गिरना बंद हो गया। मतलब? अर्पिता ने सावित्री से पूछा। मतलब मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी, पहले ये बताओ कि ये सब शुरू कैसे हुआ? सावित्री ने पूछा। ध्यान नहीं, कब कैसे शुरू हो गया? अर्पिता अतीत में जाने की कोशिश करने लगी। मेरे पति विशाल बहुत अच्छे हैं, मगर कभी कभी जाने क्या हो जाता है कि मारपीट पर उतर आते हैं। जो चीज हाथ में आती है उठाकर मार देते हैं, बेरहमी से धक्का दे देते हैं, फिर गुस्सा शांत हो जाने पर माफी भी मांगते हैं, मेरे जख्मों पर दवाई लगाते हैं, अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाते हैं, प्यार का वास्ता देते हैं, दोबारा ऐसा ना करने की कस्में खाते हैं, मगर कुछ दिनों बाद फिर बिना किसी बात के वही व्यवहार। समझ में नहीं आता क्या है विशाल का स्वभाव। अर्पिता सोच में पड़ गई। ये स्वभाव नहीं, एक बीमारी है जो ज्यादातर आदमियों को होती है। सावित्री हंस दी। और इस बीमारी को हम औरतें ही छुपा छुपा कर बढ़ाते रहते हैं, फिर परेशानी भी हम ही झेलते हैं। तो अब मैं क्या करूं दीदी? अर्पिता ने सावित्री का हाथ पकड़कर पूछा। एक बार हिम्मत से सामने खड़े होकर निडरता से सामना करो, चुपचाप मार न खाओ, तो बस सब पटरी पर आ जाएगा। सावित्री ने उपाय बताया। मतलब? अर्पिता ने पूछा। मतलब जैसे हम जमाने को बताते हैं कि हम बाथरूम में गिर पड़े, वैसे ही आदमी भी तो बताए कि उसकी चोटें कैसे आई हैं। कहकर सावित्री ने भौहें मटकाई। कुछ पल मौन रहकर अर्पिता सावित्री का मुंह देखती रही, फिर बोली, ये बहुत मुश्किल है सावित्री दीदी, आदमी के बहुत ताकत होती है। सावित्री ने तुरंत जवाब दिया, आदमी के पास बहुत ताकत नहीं होती, वह औरत की कमजोरी को अपनी ताकत बना लेता है। अर्पिता ने शून्य में ताकते हुए कहा, वो आदमी है, अधिकार है उसका ये करने का। सावित्री ने अर्पिता के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यह करने का अधिकार भी हम औरतों ने ही उसे दिया है। फिर क्या करूं? छोड़ दूं उसे? अर्पिता ने प्रश्न किया। नहीं, छोड़ना क्यों, साथ में रहो, इज्जत से रहो, घर दोनों का है, दोनों को जरूरत होती है एक दूसरे की। मगर वो कमाता है, उसका अधिकार ज्यादा है। अर्पिता ने कहा, तुम घर संभालती हो, तुम्हारी भी जरूरत उतनी ही है। सावित्री अर्पिता को हौसला दिए जा रही है। हाँ, वो घर मेरा भी है, उसमें रहूंगी पूरे सम्मान के साथ। अर्पिता आत्मविश्वास से भर उठी, मगर अगले ही पल उसे फिर मारपीट का भयानक मंजर याद आ गया और वह सिहर उठी। उसके बदलते भावों को देखकर सावित्री ने तुरंत माँ दुर्गा का स्मरण कर अपनी बात आगे बढ़ाई। अर्पिता,
नवरात्र में माँ के 9 रूपों की आराधना की है ना। उसमें माता का भक्तों के कष्ट दूर करने वाला, भंडारे भरने वाले रूप थे, तो एक रूप अत्याचार का संहार करने के लिए भी माँ ने लिया है। हम औरतों को भी समय अनुसार इन रूपों को अपनाना चाहिए। सावित्री के कहे इन शब्दों का आश्चर्यजनक रूप से अर्पिता पर प्रभाव पड़ा। अर्पिता को सावित्री की बात समझ में आ गई थी। उसने स्त्री स्वाभिमान की रक्षा का संकल्प लिया। अर्पिता ने सावित्री को गले लगाकर उसके दिए गुरु मंत्र को स्वीकार किया और वापस अपने घर जाने की तैयारी करने लगी। एक बार हिम्मत से सामने खड़े होकर निडरता से सामना करो, चुपचाप मार न खाओ, तो बस सब पटरी पर आ जाएगा। वैसे भी यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। थैंक यू।